राधे राधे मित्रों। कल हम उच्चारण स्थानानी इस टॉपिक के ऊपर परिचर्चा कर रहे थे और हमने उच्चारण स्थानों की परिभाषा, कितने उच्चारण स्थान होते हैं, इनके बारे में जान लिया था तथा अकुह विसर्जनीयानाम कंठ इचु यशानाम तालु और ऋतु रसानाम दंतः, इन तीन सूत्रों का भी अध्ययन कर लिया था। और मैंने बताया था आपको कल कि अकुह विसर्जनीयानाम कंठ अर्थात ए आ और कवर क ख ग घ ङ है और विसर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो कंठ होता है। दूसरा जो नियम था इचु यशानाम तालु अर्थात ई चवर च छ ज झ ञ ये और श वर्णों का उच्चारण स्थान तालु होता है। और तीसरा जो नियम मैंने आपको बताया था ऋतु लसानाम दंतः अर्थात ऋ तू का मतलब तवर त थ द ध न ल और श का उच्चारण स्थान दंत होता है। इन तीन सूत्रों का हमने गत कक्षा में अध्ययन किया था। तो देखिए अब हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और अगला जो नियम है वो है ऋतु रसानाम मूर्धा। कौन सा है? ऋतु रसानाम मूर्धा। अगला नियम है ऋतु रसानाम मूर्धा। श्रेय या मूर्धा मैंने बताया था 8 उच्चारण स्थान होते हैं। अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उरः कंठः शिरस्तथा जीवः मूलम च दंताश्च नासिका ओष्ठ च तालु च, ये 8 उच्चारण स्थान होते हैं। तो उनमें से जो मूर्धा श्रेय, श्रेय का मतलब मैंने बताया था वो क्या होता है? मूर्धा। तो मूर्धा जो उच्चारण स्थान होता है वो किन वर्णों का होता है या कौन कौन से वर्ण हैं ऐसे जिनका उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा। और मैंने मूर्धा भी आपको बताया था कि मूर्धा जो हमारे दांतों से जो ऊपर वाला भाग है अर्थात तालु से जो अगला वाला भाग है उसको हम क्या कहते हैं? मूर्धा कहते हैं। क्या कहते हैं? मूर्धा। तो मूर्धा कौन कौन से वर्णों का उच्चारण स्थान होगा? तो ये सूत्र है, इस सूत्र में वर्ण दे रखे हैं कि ऋतु रसानाम मूर्धा, ऋतु रसानाम मूर्धा अर्थात री छोटा री और बड़ा री। टू का मतलब क्या होता है? टवल। और टवल में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ट ठ ड ढ और ण। रे और से का जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है? मूर्धा होता है। तो लिखिए इसको एक बार, री छोटा या बड़ा, री का दीर्घ भी भेद होता है। री टू अर्थात टावर। टू का मतलब क्या होता है? टावर। और टावर में कौन कौन से वर्ण आते हैं? टा ह ड ढ और ण। टा ठ ड ढ और ण। री टावर टा ठ ड ढ ण। रे तथा श वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। क्या होता है? मूर्धा होता है। मूर्धा या शिर है, मूर्धा होता है। समझ में आ गया? ऋतु रसानाम मूर्धा, री छोटा री और बड़ा री। टू का मतलब टवल और टवल में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ट ठ ड ढ और ण। रे तथा श इन वर्णों का जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है? मूर्धा होता है। क्या होता है? मूर्धा। देखिए इन वर्णों का उच्चारण करिए तो हमारी जो जीवा है वो हमारे दांतों से जो ऊपर वाला जो भाग है अर्थात जीवा का अग्र भाग की जो जस्ट ऊपर वाला भाग है उसको हम क्या कहते हैं? मूर्धा कहते हैं। वहां पर हमारी जीवा क्या करेगी? स्पर्श करेगी। देखिए री ट ठ ड ढ ण र और फ। तो हमारी
जीवा ने कौन से अंग को स्पर्श किया? मूर्धा को किया। किसको किया? मूर्धा को। तो मूर्धा जो उच्चारण स्थान होता है वो किन वर्णों का होता है? री री ट ठ ड ढ रे तथा स वर्णों का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? मूर्धा होता है, क्योंकि पाणिनि जी का सूत्र है ऋतु रसाणाम मूर्धा। क्या है? ऋतु रसाणाम मूर्धा। तो देखिए मैंने कल आपको स के बारे में बताया था कि 3 स होते हैं जो इस ऊष्म व्यंजनों में आते हैं, और पहला जो स मैंने बताया था आपको ये शरीफा वाला स, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। इसलिए इस स को क्या कहते हैं? तालव्य शकार। क्या कहते हैं? तालव्य शकार। अर्थात उच्चारण स्थान इसका क्या है? तालु है। तो तालु उच्चारण स्थान होने के कारण इसका उच्चारण इसको क्या कहेंगे? तालव्य शकार। दूसरा स मैंने आपको बताया था ये सलेट वाला स, और इसका उच्चारण स्थान दंत होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? दंतीय। क्या बोलते हैं? दंतीय शकार है। क्या कहते हैं? दंतीय शकार। अब तीसरे से की बात आती है, इसका उच्चारण स्थान ये षटकोण वाला जो से आपको दिख रहा है, इसका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। क्या है? मूर्धा। इसलिए इस से को हम क्या कहेंगे? मूर्धन्य शकार। क्या कहेंगे? मूर्धन्य शकार। तो ये 3 से का जो 3 श थे उस जो व्यंजन थे उनका आपको पता लग गया कि कौन सा तो तालव्य शकार है, कौन सा दंतीय शकार है और कौन सा मूर्धन्य शकार है। ये 3 श को अच्छी तरह से समझना है। तालु उच्चारण स्थान शरीफा वाले से का होता है, इसलिए इस श को हम तालव्य शकार कहते हैं। उसके बाद दंत उच्चारण स्थान सलेट वाले से का होता है, इसलिए इस श को हम दंतीय शकार कहते हैं, और षटकोण वाले से का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, इसलिए इस श को हम मूर्धन्य शकार कहते हैं। तो चौथा जो नियम था ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा बताता है कि री छोटा और बड़ा, टू यानी टवर और रे तथा स वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा होता है। क्या होता है? मूर्धा होता है। अगला देखिए 5वें नंबर पे उपपदमान्यानाम उपपदमान्यानाम औष्ठौ। उपपदमान्यानाम औष्ठौ अर्थात उपपदमान्यानाम औष्ठौ। अब देखो अगला नियम बता रहा है उ छोटा और बड़ा, उ का मतलब पवन, और उपदमानीय जो वर्ण होते हैं उनका उच्चारण स्थान कौन सा होता है? ओष्ठ होता है। कौन सा होता है? ओष्ठ। तो हमने कंठ पढ़ लिया, तालु पढ़ लिया, दंत पढ़ लिया, मूर्धा पढ़ लिया। अगला जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? ओष्ठ। क्या है? ओष्ठ। तो ओष्ठ कौन कौन से वर्णों का उच्चारण स्थान होता है? तो सूत्र में दे रखे हैं वर्ण देखो उ उ उपदमान्यानाम औष्ठौ। उ उपदमान्यानाम औष्ठौ। जब मैंने आपको पाणिनि जी के अनुसार संस्कृत वर्णमाला में 63 या 64 वर्णों के बारे में बताया था, तो वहां पर जो हमने 63 और 64 वर्णों को जाना था, तो वहां पर हमने उपदमानीय वर्णों के बारे में भी चर्चा की थी, और मैंने आपको बताया था कि प और थ, प और थ ये वर्ण, प और थ ये वर्ण, इनको हम उपदमानीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपदमानीय। जो अयोगवाह वर्णों के अंतर्गत आए थे, 4 प्रकार के अयोगवाह वर्ण होते हैं, अनुस्वार, विसर्ग, जीवाक्षूरीय और उपदमानीय। तो वहां पर ये मैंने अयोगवाह वर्णों में पढ़ाया था उपदमानीय का जो चिन्ह दे रखा है। क्या दे रखा है? चिन्ह दे रखा है। इस चिन्ह से पता लगता है कि ये वर्ण कैसे है? उपदमानीय है। तो ये सूत्र बताता है उ छोटा उ बड़ा उ, उ का मतलब पवर, और पवर में कौन कौन से वर्ण आते हैं? प, फ, ब, भ और म। और उपदमानीय जो प फ वर्ण है उनका उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है। क्या होता है? ओष्ठ होता है। तो अगला जो नियम कह रहा है कि उ और उ उपदमान्यानाम औष्ठौ, उ उपदमान्यानाम औष्ठौ अर्थात तो लिखिए उ छोटा और बड़ा, उ पवन, पवन में कौन कौन से बनाते हैं? प, फ, ब, भ और म। प, फ, ब, भ, म तथा उपदमानीय वर्णों, उपदमानीय
समझ में आ गया? देखिए उपपदवान्य नाम मोस्तव जो सूत्र बता रहा है कि उ पवर्ग पैफ तथा उपपदवान्य जो वर्ण पैफ होते हैं उन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है। क्या होता है? ओष्ठ होता है। तो देखिए इन वर्णों का भी उच्चारण करिए तो हमारा जो दोनों जो होठ है आपस में क्या हो जाते हैं? चिपक जाते हैं। देखिए उ प ह ब भ म और उपपदवान्य प और फ। तो जब इन वर्णों का हम उच्चारण करते हैं तो हमारे दोनों होठ जो अधर होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? स्पर्श करते हैं। इसलिए इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है। क्या होता है? ओष्ठ होता है। देखिए कंठ पढ़ लिया, तालु पढ़ लिया, दंत पढ़ लिया, मूर्धा पढ़ लिया और ओष्ठ पढ़ लिया। कितने हो गए? 5 उच्चारण स्थान हमने पढ़ लिया। अगला जो नियम है वो है छठा, यम गणनानां नासिका च। यम गणनानां नासिका च। अगला नियम कौन सा है? यम गणनानां नासिका च। यम गणनानां नासिका च। अब देखिए ये नियम कहता है, चे का मतलब होता है संस्कृत में और। क्या होता है? और। तो देखिए यम गणनानां माहेश्वर सूत्रों में मैंने आपको बताया था कि यम गणनानां एक माहेश्वर सूत्र था। तो ये यम गणनानां जो लिख रहा है ये और मैं, ये वर्ग का कौन सा अक्षर है? 5वां अक्षर है। कौन सा अक्षर है? 5वां अक्षर। छ वर्ग का 5वां अक्षर छ छ जगह, क वर्ग का 5वां अक्षर ट ठ ड ढ न, क वर्ग का 5वां अक्षर क ख ग घ न, ट वर्ग का 5वां अक्षर ट ठ ड ढ न और त वर्ग का 5वां अक्षर ट ठ ड ढ न। तो ये वर्ग का जो पंचम अक्षर है इसको क्या बोलते हैं? यम गणनम। आयतन सूत्रों में भी अलग से सूत्र दे रखा था, यम गणनम। कौन सा था? यम गणनम। यम तो यम गणनानां नासिका च। ये कह रहा है कि ये यम गणनानां जो जो वर्ग का जो पंचम अक्षर है, वर्ग का जो पंचम अक्षर है उसका उच्चारण स्थान क्या होगा? नासिका होगा। क्या होगा? नासिका होगा। छे और, छे का मतलब क्या होता है? और। भाई वर्ग का पंचम अक्षर है उसका उच्चारण स्थान नासिका तो होता ही है, लेकिन और, छे का मतलब और, अपने वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो भी होगा। अपने वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो भी होगा। अर्थात जो यम गणनानां जो वर्ग का पंचम अक्षर होता है उसका उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका होता है। क्या होता है? नासिका। देखिए उच्चारण करके देखिए, न, न्य, न, म। तो जो ध्वनि निकल रही है वो कहां से निकल रही है? नाक से होकर निकल रही है। अर्थात हमारी नासिका से क्या निकल रही है? ध्वनि निकल रही है। इसलिए इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका। लेकिन ये छ का मतलब होता है और, नासिका तो होता ही है और अपने वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो भी होता है। अर्थात ये वर्ग का जो पंचम वर्ण है इसके उच्चारण स्थान कितने होंगे? 2 होंगे। कितने होंगे? 2 होंगे। देखिए जो नासिका तो होता ही है वर्ग का पंचम, 5 वर्ग होते हैं और 5 वर्गों के लास्ट वाले जो 5वां अक्षर होता है, 5 वर्ण, उन 5 वर्णों का उच्चारण स्थान नासिका तो होता ही। इसके अलावा अपने वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो भी होता है। जैसे मैं आपको बता देता हूं अलग से, जैसे क ख ग घ न, क ख ग घ न, ये आ गया क ख ग घ न। अब ये देखिए पहले तो इस वर्ण को देखिए कौन से वर्ग का कौन सा अक्षर है? तो हमको पता है क वर्ग का कौन सा अक्षर है? 5वां अक्षर। क वर्ग का कौन सा अक्षर है? 5वां अक्षर। और ये सूत्र कहता है कि यम गणनानां नासिका च, कि जो 5वां अक्षर होता है वर्ग का उसका उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका होता है। लेकिन और भी होता है कि अपने वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो भी होता है। देखिए क वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? तो हमने पहला सूत्र पढ़ा था, अकुह विसर्जनीयानां कंठ। अकुह विसर्जनीयानां कंठ। वो कह रहा है कि कु का मतलब क वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है? कंठ होता है। तो क वर्ग में 5 वर्ण आते थे क ख ग घ न, तो इनका कंठ भी होगा और नासिका भी होगा। अर्थात अपने वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो भी होगा। अब जैसे ये आ गया न, तो इस वर्ग का पूछेंगे
अर्थात नासिका भी होगा और अपने वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो भी होगा। तो अवर का उच्चारण स्थान कंठ होता है, इसलिए इस ञ का उच्चारण स्थान कंठ भी होगा और नासिका भी होगा। तो क्या लिख सकते हैं? कंठ नासिका। क्या लिख सकते हैं इसको? कंठ नासिका, अर्थात कंठ भी होगा और नासिका भी होगा। कंठ नासिका इस ञ का क्या होता है? उच्चारण स्थान होता है। उसके बाद देखिए तो इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? ण का। तो क्या होगा? नासिका होगा, क्योंकि वर्ग का कौन सा अक्षर है? पांचवा अक्षर है। उसके अलावा और क्या होगा? तो टवर का जो उच्चारण स्थान होता है वो भी होगा। तो टवर का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा, टू का मतलब क्या होता है? टवर। टवर का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। क्या होता है? मूर्धा होता है। तो ये टवर का पांचवा अक्षर से तो इसका उच्चारण स्थान मूर्धा भी होगा और क्या होगा? नासिका भी होगा। मूर्धा भी होगा और नासिका भी होगा। मूर्धा भी होगा और नासिका भी होगा। तो ङ का उच्चारण स्थान कंठ भी होगा, नासिका भी होगा। ण का उच्चारण स्थान मूर्धा भी होगा, नासिका भी होगा। क्योंकि मूर्धा तो इसलिए होगा क्योंकि टवर का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा होता है। और ये जो ण है ये टवर का पांचवा अक्षर है। इसी प्रकार ये जो ङ है ये कवर का पंचम वर्ण है। तो कवर का उच्चारण स्थान कंठ होता है और जो कवर का पंचम अक्षर होगा उसका उच्चारण स्थान इस सूत्र के अनुसार क्या होता है? नासिका होता है। समझ में आ गया? तो ङ और ण। उसके बाद न, तो न का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो न का उच्चारण स्थान नासिका तो होगा ही। उसके अलावा ऋतु रसानाम दंता। ऋतु रसानाम दंता, तवर का उच्चारण स्थान दंत होता है। ये तवर का पांचवा अक्षर है तो इसका क्या होगा? दंत नासिका। क्या होगा? दंत नासिका। ऐसे ही इचु यसानाम तालु। तो च छ ज झ ञ का उच्चारण स्थान क्या होगा? क्योंकि ये चवर का पांचवा अक्षर है तो चवर का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु। तो इसका तालु भी होगा और क्या होगा? नासिका भी होगा। तो ये वर्ग का जो पंचम अक्षर होता है उस वर्ग के पंचम अक्षर के कितने उच्चारण स्थान होते हैं? दो दो उच्चारण स्थान होते हैं। एक तो नासिका होता है, प्रत्येक वर्ग के प्रत्येक पांचवा अक्षर का उच्चारण स्थान क्या होगा? नासिका होगा और अपने वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो भी होता है। तो इसको ध्यान रखिए, ये सूत्र यही बता रहा है कि यम गणना नाम नासिका, अर्थात वर्ग का जो पंचम अक्षर जो यम गणना है उनका उच्चारण स्थान नासिका होता है। छ का मतलब और अपने वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो भी होता है। समझ में आ गया? तो इसको लिखिए, लिखिए वर्ग का पंचम अक्षर, वर्ग का पंचम अक्षर वर्ग के पंचम अक्षर, वर्ग के पंचम अक्षर कौन से हैं? वर्ग के पंचम अक्षर का उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान नासिका होता है, होता है। और अपने वर्ग का, अपने वर्ग का जो उच्चारण स्थान, अपने वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो भी होता है, वो भी होता है, वो भी होता है। तो नोट डाल के लिखिए, वर्ग के पंचम अक्षर के दो दो उच्चारण स्थान होते हैं। वर्ग के पंचम वर्णों के दो उच्चारण स्थान होते हैं। कितने होते हैं? दो उच्चारण स्थान होते हैं, होते हैं। तो वर्ग के पंचम वर्णों के दो उच्चारण स्थान होते हैं। जैसे करके भी लिख लीजिए, जैसे ञ का उच्चारण स्थान क्या होगा? ऋतु रसाणाम मूर्धा, मूर्धा नासिका। क्या होगा? मूर्धा और नासिका।
उच्चारण स्थान नासिका होता है और अपने वर्गों का जो उच्चारण स्थान होता है वो भी होता है। नोट डाल के मैंने अलग से लिख रखा है, इसलिए वर्ग के पंचम वर्णों के दो दो उच्चारण स्थान होते हैं। कितने कितने होते हैं? दो दो उच्चारण स्थान होते हैं। जैसे ये, तो ये का उच्चारण स्थान नासिका तो होता ही है, उसके अलावा क्या होता है? मूर्धा भी होता है। क्या होता है? मूर्धा भी होता है। तो इसको लिखिए। उसके बाद जो अगला जो नियम आता है वो आता है ए दयितो कंठ तालु। क्या आता है? ए दयितो कंठ तालु। ऊपर से मैं इसको साफ कर रहा हूं। ए दयितो कंठ तालु। सात ये दयितो कंठ तालु। ए दयितो कंठ तालु। ए दयितो कंठ तालु। ये नियम कहता है कि ए और आई का उच्चारण स्थान जो होता है वो क्या होता है? कंठ और तालु होता है। क्या होता है? कंठ और तालु। ए और आई का उच्चारण स्थान कंठ भी होगा और तालु भी होगा। कंठ भी होगा और क्या होगा? तालु होगा। तो देखिए, लिखिए कि ए तथा आई का उच्चारण स्थान कंठ तथा तालु होता है। कंठ तथा तालु होता है। ए दयितो कंठ तालु। ए दयितो कंठ तालु। ए तथा आई का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ तथा तालु होता है। सूत्र में दे रखा है ए आई तो कंठ तालु। ए आई तो कंठ तालु। ए और आई का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ और तालु होता है। तो देखिए ये संयुक्त स्वर है। मैंने आपको पहले बताया था कि ए क्या है? संयुक्त स्वर। क्यों है संयुक्त स्वर? क्योंकि ए प्लस ई करने से क्या बना है? ए बना। गुण करके ए प्लस ई बराबर ए, और ए प्लस ए करने से क्या बनता है? आई बनता है। वृद्धि करेंगे, गुण करेंगे तो ए बनेगा। ए प्लस ए बराबर वृद्धि करेंगे तो क्या हो जाएगा? आई बनेगा। ए प्लस ए बराबर वृद्धि करेंगे क्या हो जाएगा? आई। तो देखिए ए का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ, और ई का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु। क्या होता है? तालु। तो ए और ई का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु। तो कंठ और तालु, क्योंकि ये ए है, क्या है? संयुक्त वर्ण। क्या है? संयुक्त वर्ण। संधि अक्षर वर्ण भी को कहते हैं। मैंने आपको स्वर पढ़ाए थे, वो हमें बताए थे कि 5 तो मूल स्वर होते हैं और 4 क्या होते हैं? संयुक्त स्वर, जिनको हम संधि अक्षर भी स्वर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि संधि करने पर इन स्वरों का क्या होता है? निर्माण होता है। अर्थात दो स्वर वर्णों के मेल से इन स्वर वर्णों का क्या होता है? निर्माण होता है। इसलिए इन स्वर वर्णों को हम संयुक्त स्वर या संधि अक्षर स्वर कहते हैं। तो ये ए और आई का जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है? कंठ तालु। कंठ और तालु, कंठ भी होगा और तालु भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये देखो, क्योंकि इस ए का निर्माण ए प्लस ई से हुआ, तो ए का उच्चारण स्थान क्या होता है? पूर्व विसर्जनीय नाम कंठ है, तो ए का उच्चारण स्थान कंठ हुआ, और इचु ऐसा नाम तालु, तो ई का उच्चारण स्थान तालु हुआ। तो ए प्लस ई से बना है ए, इसलिए ए का उच्चारण स्थान भी क्या होगा? कंठ और तालु। अर्थात ए और आई का उच्चारण स्थान भी कितने होते हैं? दो होते हैं। कंठ और तालु क्या कितने होते हैं? दो। समझ में आ गया? अगला देखिए ओ दौतो कंठोष्टम। अगला क्या है? ओ दौतो कंठोष्टम। 8वां ओ दौतो कंठोष्टम। अब देखिए ये भी दो उच्चारण स्थान है। ओ दौतो कंठोष्टम, अर्थात ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ तथा ओष्ठ होता है। क्या होता है? कंठ तथा ओष्ठ होता है। तो लिखिए ओ तथा औ का उच्चारण स्थान, औ का
उच्चारण स्थान कंठ तथा ओष्ठ होता है। कंठोष्ठम, कंठ तथा ओष्ठ होता है। तो ओ और औ के भी कितने उच्चारण स्थान होंगे? 2 होंगे। कितने होंगे? 2। कंठ और ओष्ठ। अब देखिए कंठ और ओष्ठ क्यों हुए? क्योंकि ये ओ और औ जो स्वर हैं ये भी कैसे स्वर हैं? संयुक्त स्वर हैं। कैसे स्वर हैं? संयुक्त स्वर। ए प्लस ऊ बराबर गुण करेंगे तो क्या बनेगा? ओ। और ए प्लस ओ बराबर वृद्धि करेंगे तो क्या बनेगा? औ। क्या बनेगा? औ। इसलिए स्वरों को क्या कहते हैं? हम संयुक्त स्वर कहते हैं। तो देखिए ए का उच्चारण स्थान तो कंठ होता है और ऊ पद मानिया नाम ओष्ठ। ऊ और ऊ और पद मानिय वर्णों का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। तो ए प्लस ऊ बराबर ओ, तो ये संयुक्त स्वर है। ये दो स्वरों के योग से बना है, इसलिए इसको संयुक्त स्वर कहते हैं। तो ए का उच्चारण स्थान कंठ होता है, ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। तो ये कंठोष्ठ, ओ का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठोष्ठ। क्या होगा? कंठ और ओष्ठ। कंठ भी होगा और ओष्ठ भी होगा। और इसी प्रकार औ का उच्चारण स्थान भी कंठ होगा और ओष्ठ होगा। समझ में आ गया? तो इसको भी उतारिए। ओ लौटो कंठोष्ठम। उसके बाद अगला जो नियम आता है वो है, नीचे से बता देता हूं। अगला नियम आता है वकारस्य दंतोष्ठम। वकारस्य दंतोष्ठम। वकारस्य दंतोष्ठम। वकारस्य दंतोष्ठम। वकारस्य दंतोष्ठम। अब देखिए यहाँ इस सूत्र में केवल एक ही वर्ड दे रखा है। कितने दे रखे हैं? एक वर्ड, वो है वकार। वकार का मतलब होता है व। क्या होता है? व। इस व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठम। कितने होते हैं? 2 होते हैं। दांत भी होता है और ओष्ठ भी होता है। देखिए कि वकार, वकार का मतलब क्या होता है? व का उच्चारण स्थान, का उच्चारण स्थान, वकार का उच्चारण स्थान दंत तथा ओष्ठ होता है। दंत तथा ओष्ठ होता है। क्या होता है का उच्चारण स्थान? दंत तथा ओष्ठ होता है। तो देखिए वर्ग के पंचम अक्षर के उच्चारण स्थान में कितने होते हैं? 2 होते हैं। उसके बाद ए और आई के उच्चारण स्थान में कितने होते हैं? 2 होते हैं। ओ औ के कितने उच्चारण स्थान होते हैं? 2 होते हैं। और व के भी उच्चारण स्थान कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो सूत्र में दे रखा है वकारस्य दंतोष्ठम। वकारस्य दंतोष्ठम अर्थात व का उच्चारण स्थान दंत तथा ओष्ठ दोनों होते हैं। दंत तथा ओष्ठ दोनों होते हैं या होता है। समझ में आ गया? अगला लिखिए। अगला नियम है जीवः मूल्यस्य जीवः मूलम। जीवः मूल्यस्य जीवः मूल्यस्य जीवः मूल्यस्य जीवः मूलम। जीवा मूल उच्चारण स्थान होता है ना, क्योंकि मैंने प्रमाण में जो श्लोक लिखाया था वहां पर आया था कि अष्टम स्थानानि वर्णानाम उरह कंठ शिरस्तथा जीवा मूलम च दंताश्च नासिका ओष्ठ च तालु च। तो जीवा मूल भी क्या होता है? उच्चारण स्थान होता है। जीवा मूल का मतलब क्या होता है? जीवा जो जीभ होती है उसके बीच वाला भाग, वो भी क्या होता है? उच्चारण स्थान होता है। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार जीवा मूल भी क्या होता है? उच्चारण स्थान होता है। तो जीवा मूल जो उच्चारण स्थान होगा वो कौन से वर्णों का होगा? तो जीवा मूलीय। जब मैंने वर्णमाला पढ़ाई थी तो वहां पर अयोग वर्ण में बताया था। खुद मानिए तो कै कै होते हैं और जीवा मूलीय कौन कौन से होते हैं? कै तथा कै। कै तथा कै, इन वर्णों को क्या बोलते हैं? हम अयोगवाह या जीवा मूलीय वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? अयोगवाह या जीवा मूलीय वर्ण। तो ये कहता है नियम कि जीवा मूलीय जो कै, जीवा मूलीय जो कै कै वर्ण है उन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होगा? जीवा मूल होगा। क्या होगा? जीवा मूल अर्थात जीवा का बीच वाला भाग। जीवा का बीच वाला भाग क्या होता है? उसका उच्चारण स्थान होता है। तो लिखिए इसको भी
जीवामूलीय वर्णों का या वर्णों का उच्चारण स्थान, जीवामूलीय वर्ण का उच्चारण स्थान, जीवामूलीय वर्णों का उच्चारण स्थान, वर्णों का उच्चारण स्थान, जीवामूलीय वर्णों का उच्चारण स्थान अर्थात जीवामूलीय वर्ण कौन से हुए? क और ख। क और ख वर्णों को क्या कहते हैं? जीवामूलीय वर्णों का उच्चारण स्थान जीवामूल होता है। क्या होता है? जीवामूल होता है अर्थात जीवा का बीच वाला भाग, जीवा का बीच वाला भाग जीवामूल होता है, जीवामूल होता है। समझ में आ गया? तो जीवामूलीय जो क वर्ण है उन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होगा? जीवामूल। क ख तो जीवा है बीच में से क्या हो जाती है? साइडों में सिकुड़ जाती है, तो इसलिए वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होगा? जीवामूल होता है। क्या होता है? जीवामूल। अगला नियम है जो अंतिम नियम है वो और लिखिए, वो है नासिका अनुस्वारस्य। नासिका अनुस्वारस्य, नासिका अनुस्वारस्य। नासिका अनुस्वारस्य। अब देखिए, या अनुस्वारस्य नासिका, नासिका अनुस्वारस्य या अनुस्वारस्य नासिका, एक ही बात है। तो देखिए ये कह रहा है जो अनुस्वार जो होता है, अनुस्वार को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? बिंदी से। किससे प्रदर्शित करते हैं? बिंदी से। अर्थात हिंदी में अंग, हिंदी में अंग और जो दो बिंदियां होती है खड़ी, उनको किससे प्रदर्शित करते हैं? विसर्ग। विसर्ग का मतलब ये होता है और अनुस्वार का मतलब बिंदी। तो ये सूत्र कह रहा है कि अनुस्वार जो होता है उसका उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका होता है। क्या होता है? नासिका। और नासिका और किन वर्णों का होता है? वर्ग के पंचम वर्णों का उच्चारण स्थान भी क्या होता है? नासिका होता है। नासिका, लेकिन नासिका भी होता है और अपने वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो भी होता है। तो ये सूत्र तो केवल बता रहा है कि नासिका अनुस्वार से, कि अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका। जैसे अंग, 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 जैसे संस्कृतम, सम, सम, शम, तो अनुस्वार है उसका उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका। तो उच्चारण करिए अनुस्वार का जो उच्चारण स्थान करते हैं, जैसे देखिए सम, तो ये मैं के ऊपर जो बिंदी लग रही है किसकी है? ये अनुस्वार। किसकी है? अनुस्वार। तो बोलिए इसको समम, समम, तो जो ये है तो ये अनुस्वार है, इसका जो उच्चारण करते हैं तो हमारे नाक से, नासिका से क्या निकलती है? ध्वनि निकलती है। इसलिए नासिका किसका उच्चारण स्थान होता है? अनुस्वार का होता है। और किसका होता है? वर्ग के पंचम अक्षर का भी होता है। वो मैंने आपको बताया था यम करना नाम नासिका से वहां पर। अब देखिए इसको लिखिए कि अनुस्वार का उच्चारण स्थान, अनुस्वार का उच्चारण स्थान, अनुस्वार का उच्चारण स्थान, अनुस्वार का उच्चारण स्थान, अनुस्वार का मतलब हिंदी से, अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका होता है। क्या होता है? नासिका होता है। नासिका। ये हमारे जो उच्चारण स्थान थे उनको हमने पढ़ा और सूत्रों के अनुसार मैंने उनको बताया था। तो देखिए नासिका अनुस्वार से कहता है कि जो नासिका जो उच्चारण स्थान होता है वो किसका होता है? अनुस्वार का होता है। तो इस प्रकार ये हमारे उच्चारण स्थान जितने होते हैं उनको मैंने सूत्रों के माध्यम से बताया। तो सूत्र तो कितने हैं? 11। कितने हैं? 11। लेकिन उच्चारण स्थान पांड्य शिक्षा के अनुसार कितने होते हैं? 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8। तो देखिए पहला अकु है विसर्जनीय नाम कंठ, अकु है विसर्जनीय नाम कंठ, कंठ हो गया। उसके बाद इचु यसा नाम तालु, इचु यसा नाम तालु, तो तालु भी हो गया। उसके बाद ऋतु रसानाम मूर्धा, ऋतु रसानाम मूर्धा, मूर्धा हो गया। ऋतु लसानाम दंता, ऋतु लसानाम दंता। ऊपू पदमान्यानाम ओष्ठव, ऊपू पदमान्यानाम ओष्ठव, कितने हो गए?
है। अब उरह भी हमने पढ़ा था कि 8 उच्चारण होते हैं, जैसे पहला उच्चारण स्थान होता है उरह। उरह का मतलब क्या होता है? हृदय। उरह का मतलब क्या होता है? हृदय। तो ये उरह जो उच्चारण स्थान होगा वो कौन से वर्णों का होगा, और उरह उच्चारण स्थान कौन से वर्ण का कब होता है? उरह का मतलब क्या होता है? हृदय होता है। तो ये जो 11 जो सूत्र या नियम है इनको अच्छी तरह से आपको याद करना है। एक एक को आपको सूत्र में दे रखे हैं कि कौन से वर्ण का कौन सा उच्चारण स्थान होता है, तो हमको दो दो बार इन सूत्रों को अच्छी तरह से इनका उच्चारण कर लेना है, अपना सूत्र याद हो जाएगा और आपको पता भी लग जाएगा कि कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा होता है। देखिए नासिका अनुस्वार से, नासिका किसका होगा? अनुस्वार का होगा। जीवामूल्य से जीवामूलम, और जीवामूल्य जो क्या होगा? क्या होगा? जीवा का मूल भाग होगा। जीवामूलम होगा 7 हो गए। उसके बाद वकार से दंतोष्टम, अब वे वकार का मतलब वकार वे हो जाए उसका उच्चारण स्थान क्या होगा? दंतोष्टम। ये कितने हो गए? 2 उच्चारण। ये इसलिए अलग से उच्चारण स्थान नहीं है क्योंकि ये 2 होते हैं, दंत भी हमने पढ़ लिया और ओष्ठ भी पढ़ लिया। तो ये वकार का जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है? दंतोष्ठ। क्या होता है? दंतोष्ठ। उसके बाद ओ दौ को कंठोष्टम, और ओ औ का उच्चारण स्थान भी कितने होते हैं? 2 होते हैं। कंठ भी होता है और ओष्ठ भी होता है। अलग से नहीं, क्या है? 2 दे रखे हैं। उसी प्रकार ए दई को कंठ तालु, ए और ए का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ और तालु होता है। अब बात आती है कि उरह उच्चारण स्थान किनका होता है या कौन से वर्णों का होता है, तो इनको आपको अच्छी तरह से याद करना है, समझना है, और नहीं समझ में आए तो इन सूत्रों को 2-2, 3-3 बार अच्छी तरह से पढ़िएगा। और उनके सामने भी मैंने क्या लिखा रखा है? अर्थ लिखा रखा है। उस अर्थ को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और पढ़ोगे तो ये जरूरी क्या हो जाएंगे? याद हो जाएंगे। हमको सारणी बनाने की या रटने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। हमको तो ये सूत्र याद करने हैं और सूत्रों में वर्ण दे रखे हैं और उन वर्णों का सूत्रों में क्या दे रखा है? उच्चारण स्थान दे रखा है। अब देखिए, अब हमने बताया कि उरह भी उच्चारण स्थान होता है, तो उरह उच्चारण स्थान किसका होता है? तो उरह का मतलब होता है औरस या उरस वर्ण। उरह किसका होता है? सॉरी, औरस वर्ण। तो किसे औरस वर्ण कहते हैं और कौन से वर्णों का उच्चारण स्थान उरह होता है? उरह का मतलब हृदय होता है। तो देखिए, उरु स्थानीय औरस वर्ण होते हैं। उरु स्थानीय, उरु स्थानीय या औरस वर्ण, औरस वर्ण। उरु स्थानीय या औरस वर्ण, तो किन्हें कहते हैं उरु स्थानीय या औरस वर्ण? तो देखिए, वे वर्ण जो अकस्मात ही हमारे हृदय से निकलते हैं उन वर्णों को हम क्या कहते हैं? उरु स्थानीय या औरस वर्ण कहते हैं। देखिए लिखिए सबसे पहले, वे वर्ण जो अकस्मात, अकस्मात का मतलब अचानक, अकस्मात ही हमारे हृदय से उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होते हैं, उन वर्णों को, उन वर्णों को, उन वर्णों को उरु स्थानीय, उरु स्थानीय या औरस वर्ण कहते हैं। उरु स्थानीय या औरस वर्ण